दोस्तों, यदि आप 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और इतिहास आपका विषय है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11वीं कक्षा के दूसरे अध्याय लेखन कला और शहरी जीवन अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। और यदि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग तुलना करने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन के बारे में। तो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्ययन मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन के बारे में। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में यह तीसरी वीडियो है और इससे पहले वाली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समाहित कर सकते हैं। दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरी जीवन की सबसे पहली विशेषता थी सामाजिक स्त्रीकरण। मेसोपोटामिया के शहरों में एक उच्च वर्ग या सम्रांत वर्ग का आविर्भाव हो चुका था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रें हमें मिली हैं उनमें कुछ कब्रें राजा रानियों की हैं और उनमें कीमती वस्तुओं को दफनाया गया था राजा और रानियों के साथ। इसके कारण हम यह मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक सामाजिक स्त्रीकरण आ चुका था। समाज में ऊंचे और नीचे वर्गों का उदय हो चुका था और संपत्ति का अधिकांश भाग समाज के उच्च वर्ग के हाथों में था, जो आकार में एक छोटा था। इस प्रकार की जो कीमती वस्तुएं हैं वे केवल राजा रानी की कब्रों में ही दिखाई देती हैं। सामान्य लोगों की कब्रों में क्या विशेषताएं थी, क्या खास वस्तुएं दफनाई गई थी, इसके बारे में हम अभी निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों, इसी प्रकार यदि हम हड़प्पा सभ्यता के ऊपर दृष्टिपात करें, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग समकालीन सभ्यताएं थी, तो यदि हम हड़प्पा सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो इसी तरह का सामाजिकरण हमें हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्तर को समझने के लिए विद्वानों के द्वारा दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, शवाधान का अध्ययन। इसके अंतर्गत विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रें मिली हैं उनका अध्ययन किया है और इन कब्रों के आधार पर विद्वानों ने सामाजिक स्त्रीकरण या सामाजिक ऊंच नीच को समझने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ कब्रों में महत्वपूर्ण वस्तुएं दफनाई गई मिली हैं, जबकि कुछ वस्तुओं में कोई भी वस्तु दफनाई हुई नहीं मिली है या बहुत साधारण वस्तु दफनाई हुई मिली है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में इन कब्रिस्तानों से, इन शवाधानों से क्या पता चलता है, इसका अध्ययन अभी भी विद्वान कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई थी तब तक मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन पूरा हो चुका था और जिन मापदंडों के आधार पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन किया गया था उसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता को भी समझने का प्रयास किया गया था। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कब्रों में जो कीमती वस्तुएं मिली थी उसके आधार पर जिस तरह विद्वानों ने सामाजिक स्त्रीकरण को समझने का प्रयास किया था, ठीक इसी आधार पर भारत में विद्वानों ने कब्रिस्तानों के आधारों पर, शवाधानों के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण को समझने का प्रयास किया था। लेकिन हम इसके बारे में अभी यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि इन कब्रों से सामाजिक स्त्रीकरण का क्या पता चलता है, क्योंकि हम अभी तक हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्रचलित थी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और इसीलिए यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न शवों के साथ जो कीमती वस्तुएं दफनाई गई थी, जो सामान्य वस्तुएं दफनाई गई थी, वो इसलिए दफनाई गई थी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि इन वस्तुओं की आवश्यकता मृतकों को मृत्यु के बाद भी पड़ेगी। इसी कारण मेसोपोटामिया में और साथ ही हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के साथ कीमती वस्तुएं दफनाई जाती थी। और दूसरी विधि जिसका प्रयोग विद्वान सामाजिक ऊंच नीच को, स्त्रीकरण को समझने के लिए करते हैं, वह है विलासिता की वस्तुओं की खोज। हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं मिली हैं उनको विद्वान दो भागों में बांटते हैं, सामान्य वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं उन्हें माना जाता था जिनकी संख्या कम थी, बनाने की विधि आसान थी और इनको बनाने के लिए जो कच्चा माल था वो
सामान्य तौर पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध था। हड़प्पा सभ्यता में हमें जो विलासिता की वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर भी हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। कुछ सामान्य वस्तुएं इस प्रकार की थी जो कीमती धातुओं से, कीमती कच्चे पदार्थ से बनाई गई थी। तो ऐसी वस्तुओं को हम विलासिता की वस्तुओं के अंतर्गत रखें या सामान्य वस्तुओं के अंतर्गत, यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता में समाज दो वर्गों में विभाजित हो चुका था, उसी प्रकार हमें हड़प्पा सभ्यता का समाज भी लगभग दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, इस संबंध में दूसरा बिंदु है एकल परिवार। मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें जो कानूनी दस्तावेज मिले हैं, जो लिपियां मिली हैं, पट्टिकाएं मिली हैं, उनके आधार पर यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में एकल परिवारों को ही आदर्श परिवार माना जाता था और शादीशुदा लोग अक्सर अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहा करते थे। और जहां तक हम ये समझते हैं कि विवाह किस प्रकार किए जाते थे, तो आमतौर पर विवाह पिता और दोनों पक्ष के परिवारों के द्वारा आयोजित किए जाते थे। और जब विवाह किया जाता था तो एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसमें वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के घर पर जाते थे, आपस में समझौते करते थे और जब समझौते पूरे हो जाते थे तो एक साथ सामूहिक भोजन किया जाता था। मतलब इसी प्रकार से जैसे आज लड़के वाले लड़कियों के यहाँ बारात लेकर जाते हैं और विवाह की रस्म पूरी होने के पश्चात खाना पीना किया जाता है, ठीक इसी प्रकार की विधि हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता में दिखाई देती है। और लगभग इसी तरह की पद्धति भारत में हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देती है, परिवारों के मामले में और विवाह के संबंध में। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में तीसरा बिंदु है नगर नियोजन या नगर संरचना, अर्थात नगरों को किस प्रकार बनाया जाता था। दोस्तों, हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है और जहां तक नगरों को बनाने की बात है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों को बनाने की विधि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके नगरों की गलियां टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी और पहिए वाली गाड़ियां गलियों के अंदर नहीं जा पाती थी। इसीलिए कोई भी सामान जो होता था वो गलियों के चौराहों पर उतार दिया जाता था और उसके बाद कंधों पर लादकर गधे और घोड़ों पर लादकर उस सामान को घरों तक पहुंचाया जाता था। जबकि इसी समय यदि हम हड़प्पा सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की एक उपयुक्त व्यवस्था हमें दिखाई देती है। समकोण पर सड़कों को काटती हुई गलियां दिखाई देती है जो इस प्रकार बनाई गई थी कि चलने वाली हवाएं स्वयं सड़कों के गलियों के कूड़े को उड़ाकर ले जाती थी, साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया जाता था और सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया जाता था। फिर इन नालियों के किनारे घरों का निर्माण किया जाता था। यह घरों को बनाने की और नगरों के नियोजन की एक उपयुक्त व्यवस्था थी। सड़कों को समकोण पर काटती हुई गलियों का निर्माण किया जाता था और यह व्यवस्था पूरी दुनिया में इस प्रकार प्रचलित थी कि उस समय इस तरह का नगर नियोजन दुनिया की किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में अगला बिंदु है गृह रचना। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे उनके घरों को बनाने की कोई व्यवस्थित सुनियोजित योजना उनके पास नहीं थी। अक्सर ये होता था कि आंगन का जो मुंह होता था, ढलान होता था, छतों का ढलान आंगन की तरफ होता था जिसकी वजह से बारिश का पानी आंगन में आ जाता था और अक्सर बारिश के समय में जो आंगन होते थे वो गंदे हो जाते थे। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया था कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता में बारिश के समय सड़कों की जो गलियों की नालियां होती थी वो कीचड़ से भर जाया करती थी। ऐसे में जब घरों का पानी, बारिश का पानी भी उसमें मिल जाए तो और भी ज्यादा गंदगी फैल जाती थी। इस प्रकार घरों के नियोजन की भी उन लोगों के पास कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के शहरी जीवन की खास विशेषता ये थी कि ये लोग अपने घरों की साफ सफाई का तो ध्यान रखते थे, परंतु शहर की गलियों की साफ सफाई का ध्यान ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि अक्सर घरों का कूड़ा गलियों में फेंक दिया जाता था और एक बिंदु के बाद ऐसा होता था कि सड़कों का, गलियों का स्तर घर के स्तर से ऊपर उठ जाता था। इसीलिए इन लोगों को अपने घरों का स्तर ऊंचा उठाना पड़ता था और जब कभी बारिश होती थी तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती थी, क्योंकि जो कूड़ा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग घरों से निकालकर सड़कों पर फेंक दिया करते थे, बारिश होने के बाद वह बहुत ही ज्यादा गंदगी फैला देता था।
इसके अलावा दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो घर होते थे उसमें रोशनी खिड़कियों से नहीं आती थी, बल्कि उन दरवाजों से आती थी जो सड़कों की ओर खुलते थे। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग अपने जीवन में प्राइवेसी को बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि खिड़कियां ना होना इस बात को दिखाता है कि लोग अपने निजी जीवन को, अपनी प्राइवेसी को विशेष महत्व देते थे। दोस्तों इसी समय यदि हम हड़प्पा सभ्यता पर दृष्टिपात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास घरों को बनाने की एक अच्छी विधि प्रचलित थी, क्योंकि इन लोगों हड़प्पा सभ्यता में हमें जो घर मिलते हैं उनकी संरचना उच्च कोटि की थी। हड़प्पा सभ्यता में जो घर होते थे वो एक से अधिक मंजिलों के बनाए जाते थे, यानी कि उनमें एक से अधिक फ्लोर होते थे, और अक्सर जो ग्राउंड फ्लोर के घर होते थे उनमें कहीं भी खिड़कियों का प्रयोग नहीं किया गया था। खिड़कियों का प्रयोग न करने से ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने निजी जीवन को, प्राइवेसी को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि खिड़कियां सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की मंजिल पर जो कमरे बनाए गए थे उनमें नहीं पाई गई थी, जबकि ऊपर की मंजिलों में खिड़कियों का प्रयोग किया गया था। तो इससे ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने निजी जीवन को विशेष महत्व देते थे। इसके लिए घरों को बनाने के क्रम में सबसे पहले आंगन का निर्माण किया जाता था और आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था। मुख्य द्वार से कभी भी आंगन का निरीक्षण नहीं किया जा सकता था कि आंगन में क्या किया जा रहा है। आमतौर पर आंगन का प्रयोग खाना बनाने के लिए, सूत काटने जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जाता था, लेकिन इस बात को आंगन से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता था कि आंगन में क्या किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जो घर मिले हैं उनकी खास विशेषता यह है कि बहुत सारे घरों में कुओं का भी निर्माण किया गया था, और इन कुओं का निर्माण अक्सर घर के बाहर वाले कमरों में किया जाता था, जिनका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में दूर देशों से आने वाले व्यापारी भी कर सकते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो अब तक उत्खनन कार्य हुए हैं उनमें लगभग 700 कुएं हमें मिल चुके हैं, जिससे ऐसा पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल प्रणाली का भी विशेष रूप से आयोजन किया जाता था। दोस्तों हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के शहरी जीवन के तुलनात्मक अध्ययन में जो अंतिम बिंदु है वह है शहरों से लगाव। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की ये खास विशेषता थी कि उन्हें अपने शहरों से बहुत लगाव था। अपने शहरों से वो बहुत प्यार करते थे, और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जमीन और पानी के स्रोत असमान तरीके से वितरित थे, इसीलिए अक्सर नगर आपस में इन संसाधनों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई करते थे, और कई बार लड़ाइयों में इन शहर पूरी तरीके से नष्ट हो जाते थे। और जब एक बार लड़ाई में शहर नष्ट हो जाते थे तो लोग अक्सर अपने महाकाव्यों के जरिए अपने शहरों के प्रति प्यार को दिखाते थे। इसी तरह का एक महाकाव्य रचा गया था दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जिसका नाम था गिलगेमिश। यह एक ऐसा महाकाव्य था जो 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था, और हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की खासियत यह है कि वहां पर लिखित सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिली है। इसी लिखित सामग्री में से एक है गिलगेमिश नाम का महाकाव्य, जिसमें एनमरकर नामक राजा की कहानी दिखाई गई है। एनमरकर एक राजा था जिसने उर नगर पर शासन किया था। अक्सर अचानक एक युद्ध में उसके दोस्त की मौत हो गई और फिर वह अमृत प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे कहीं भी अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वह वापस थका हारा अपने नगर लौट आया और नगर की चार दीवारी पर आकर यह महाकाव्य खत्म हो जाता है। यह महाकाव्य दिखाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग अपने शहरों से कितना प्यार करते थे, और जब शहर नष्ट हो जाते थे तो लोग अक्सर महाकाव्यों के जरिए अपने शहरों को याद किया करते थे। दोस्तों शहरों के प्रति लगाव का ऐसा कोई भी उदाहरण हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर पाए गए हैं उसमें किसी भी नगर में इस प्रकार के लगाव का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता। संभवतः इसका कारण यह हो सकता है कि अब तक हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको नहीं पढ़ा जा सका है। यदि भविष्य में ऐसा हुआ कि हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ पाए तो शायद हम कुछ और निष्कर्ष निकाल पाएंगे, परंतु वर्तमान समय में हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों हड़प्पा और मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के संबंध में यह था एक तुलनात्मक अध्ययन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ही दूसरी वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।